हम रोजमर्रा जिंदगी में हसूल मुआश के लिए निकलते हैं। कोई सुबह सवेरे दुकान का शटर उठाता है तो कोई तेजी से अपने दफ्तर की तरफ भागता है। सुबह से लेकर रात तक रिस्क की तलाश का सफर जारी रहता है। हसूल रिस्क का ये सफर कोई कमर पर बोझ लादे तय करता है तो कुछ शहाना दफ्तर में बैठकर तलाशी रिस्क में मसरूफ रहता है। अक्सर सुनने में मिलता है कि उनके यहाँ रिस्क की कमी नहीं है। आमतौर पर रिस्क को सिर्फ खाने पीने से मंसूब कर दिया जाता है। रिस्क सिर्फ मालो दौलत और खाने पीने के सामान की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ भी इंसान को मिले वो सब रिस्क है। और कायनात की हर शय, मसलन मट्टी, पानी, आग, हवा, रोशनी, दिन और रात, मौसमों का तब्दील होना, बारिश और औलाद, ये सब हमारे लिए सामान्य रिस्क हैं। जो खाना हमारे पेट में जाता है ये अल्लाह की इनायात में से एक है। ये जिन असबाब से आप तक पहुंचता है वो भी रिस्क में शुमार होता है। जब हम ये सुनते हैं कि रिस्क की कदर करनी चाहिए तो इससे मुराद रिस्क हासिल करने और ज़राए मुआश भी हैं। जायज होना भी जरूरी है। सूरज की किरणें भी हमारे जिस्म का रिस्क हैं। फिर रब्बे कायनात जमीन वालों से मुखातिब होकर कहते हैं, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? और शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने परवरदिगार की दी हुई नेमतों को जाया ना करें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी मेरे से पूछ रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ और हमारे देखने वाले भी सारे ठीक और हमारे देखने वाले भी बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक नई सुबह के साथ जमील सुखेरा और दुआ जमील आपके साथ एक बार फिर हाजिर हैं। बहुत सी मजे की बातें करनी है। सबसे पहली बात PSL की करेंगे क्योंकि कल फाइनल होने जा रहा है कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। पेशावर ज़ल्मी कल मैच जीत गई, इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। दुआ की फेवरेट टीम थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। बहुत इस्लामाबाद यूनाइटेड को दुआ ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं जीत सकी। पेशावर ज़ल्मी जीत गई। लेकिन अब सेकंड नंबर पर है कोयटा ग्लेडिएटर और जमील की टीम है पेशावर ज़ल्मी। तो कल पता चल जाएगा कि मैं जीती हूँ या जमील जीते हैं। लेकिन इसका आइडिया कल ही होगा। चूंकि सुबह सवेरे पाकिस्तान का आगाज हुआ अच्छी बात से, और अच्छी बात आज की कि रिस्क की कदर करना सीखें, क्योंकि रिस्क और रोजी का मफहूम इससे कई गुना वसी है जो अक्सर लोगों के जहनों में होता है। लोग कहते हैं कि रिस्क को सिर्फ रोजी रोटी तक महदूद समझा जाता है, लेकिन रिस्क का लफ्ज जहां रोजी रोटी के मायने में आता है वहां हर तरह की इनायात के लिए भी आता है। बिल्कुल, ये मालो दौलत के लिए भी बल्कि मतलब हयात के लिए भी आया है और हिदायत और मार्फत के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि रिस्क का लफ्ज़ अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो बंदों को अता होने वाली हर इनायत के लिए इस्तेमाल होता है और इसके जो मायनी और मफहूम है वो निहायत वसी है। तो चूंकि सुबह सवेरे पाकिस्तान का आगाज हो चुका, अब हम बढ़ेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात नहीं कर रहे हैं, इस्लामाबाद सुहेल भट्टी साहब की तरफ, और उनसे आज जानते हैं कि आज की उनके पास पहली जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है, खबर है, वो क्या है। जी भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या खबर है आज आपके पास? वालेकुम सलाम दो जमील, गुड मॉर्निंग। ख़बर पर बात करने से पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि मुझे तो दोहरे सदमे से दो चार होना पड़ा है कि चूँकि मुल्तान सुल्तान भी पहले नॉकआउट हो गए थे और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड भी फाइनल में जगह नहीं बना पाया। लेकिन खुशी इस बात की है कि PSL कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और खेल के मैदान कराची के अंदर खसूसी भरपूर रौनक देखने को मिल रही है। अच्छा खेल का सिलसिला जारी है और इतवार को ये रौनकें मजीद बढ़ेंगी। भट्टी साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये रौनकें मजीद बढ़ेंगी। लेकिन आपको पता है हमने मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जिक्र क्यों नहीं किया? हम चाह रहे थे करना, हमने आपकी वजह से नहीं किया। हमने कहा नहीं, आप दोहरे सदमे से दो चार है, क्यों ना डायरेक्ट स्टोरी में हार गया, दिमाग भी हार गया। क्या ख्याल है? मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरा ख्याल रखा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जब ये फाइनल जमेगा इतवार को तो वो जो हमारा सदमा है वो खुशी में बदल जाएगा इंशाअल्लाह। तो अब बात कर लेते हैं अपनी स्टोरी के हवाले से। जी जमील सुखेरा साहब, ये मामला ये है कि नैब ने सन 2000 में एक आलमी कंपनी बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट LLC के साथ एक मुआहिदा किया था, जिसके मुताबिक ऑब्जेक्टिव ये था कि बरतानिया में जो पाकिस्तान के असासे हैं उनका सुराग लगाया जा सके। इस एग्रीमेंट के तहत ये तय पाया था कि ब्रॉडशीट को जो असासे रिकवर होंगे पाकिस्तानी हुकूमत रिकवर करेगी, इसे उसमें से एक मखसूस अमाउंट उस रिकवरी में से ब्रॉडशीट का हिस्सा भी होगी। ये मुआहिदा चला, ब्रॉडशीट ने किस हद तक काम किया। सन 2003 में ब्रॉडशीट के साथ ये मुआहिदा
गैर मौसर हो गया या ख़त्म कर दिया गया। ताहम दूसरी जानब हम देखते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ जो लंदन की जदादों से मुतल्लिक मामला है, ब्रॉडशीट के दावा है कि उस वक्त उन्होंने इस मामले को इन असासों का सुराग लगाया था। इसी तरह 2 और पाकिस्तानी बिजनेस ग्रुप्स हैं और इसके साथ कुछ 6 अहम शख्सियात हैं जिनके बरतानिया के अंदर जायदादों का सुराग लगाया गया और बाद में नैब ने उनसे रिकवरियाँ भी की और प्ली बारगेन की गई। लेकिन ये मामला खामोशी से जारी रहा। लेकिन जब पनामा स्कैंडल के बाद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दोबारा फैसला आया, नैब कोर्ट में उनको सज़ा सुनाई गई, तो ब्रॉडशीट दोबारा एक्टिव हुई और उन्होंने नैब के खिलाफ लंदन की आलमी सालसी अदालत में एक मुकदमा दायर कर दिया था और दिसंबर 2018 में ये फैसला उनके हक में आ गया, जिसके नतीजे में नैब पर या पाकिस्तान पर 3 अरब रुपये जुर्माना आयद किया गया कि आप इस कंपनी को अदा करें। तहम जब ये मामला मुसलसल आगे बढ़ा था और हैंडल नहीं हो पा रहा था, तो कुछ इतलात ये भी आई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बरतानवी फर्म को कुछ अदायगियाँ की गई थी, लेकिन वो बाद में मुतनाज़ा बन गई कि जिस कंपनी को अदायगी होनी चाहिए थी वो किसी और कंपनी को अदायगियाँ हो गई। अभी इस बात की तहकीकात तो होना बाकी थी, लेकिन ये मामला पहुंचा सेनेट में और सेनेट ने वजारत कानून से पूछा कि आप हमें बताइए, चूँकि लंदन की आलमी सालसी अदालत में आप इस केस को परसू कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसकी तफसीलात क्या हैं, इस मुआहदे की रूह से हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियाँ आयद होती थी, कितना जुर्माना आयद हो चुका है, कितनी पेमेंट अब तक की गई है और कैसे ये मसला रिजॉल्व होगा। वजारत कानून ने सेनेट को ये तमाम तफसीलात फराहम करने से इनकार कर दिया है। वजारत कानून ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन सेनेट 2012 के सेक्शन 50 का सहारा लिया है, जो कि तहकीकात से मुतल्लिक है, कि किसी कमीशन की कार्रवाई से मुतल्लिक है। इसका सहारा लेते हुए उन्होंने ये मालूमात तो फराहम नहीं की, सेनेट के सामने इनकार कर दिया गया कि अभी आपको मालूमात फराहम नहीं कर सकते। जो हमें एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट मिले हैं उसके मुताबिक लंदन की आलमी सालसी अदालत के अंदर पाकिस्तान या नैब या वजारत कानून ये केस तो हार चुकी है, लेकिन अब दोबारा वजारत कानून ने लंदन की आलमी सालसी अदालत के फैसले के खिलाफ कानून जो आप कह रहे हैं कि सेनेट के सामने इनकार कर दी है। जी, आप कह रहे हैं ना कि सेनेट के सामने वजारत कानून ने इनकार कर दिया, तो वजारत कानून का दायरा इतना वसी है कि वो सेनेट को किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। देखिए, उसके अंदर किसी हद तक वजारत कानून समेत कुछ वजारतों को ये इस्तेहकाक हासिल है, जो कि सेक्शन 50 के तहत है कि अगर कोई ऐसी मालूमात जो कि कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसे नैब किसी केस की तहकीकात कर रहा है या कोई कमीशन कोई इंक्वायरी कर रहा है या किसी जुडिशल या कौन से जुडिशल फोरम की कोई कार्रवाई है, तो उसकी तफसीलात तो फराहम नहीं की जाएगी सेनेट के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे मामला जिसके कौमी खजाने के ऊपर जो एक मुआहदा मुसलसल बोझ बन रहा है, जो कि एक आलमी सालसी अदालत में पहुंच चुका है, तो उसकी तफसीलात वजारत कानून बताने की पाबंद है। लेकिन वजारत कानून ने सेक्शन 50 का सहारा ले लिया है और ये कहा है कि ब्रॉडशीट और नैब के मबैन एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट भी हुआ था कि इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको भी खुफिया रखा जाएगा। लेकिन मामला यह है कि 3 अरब रुपए का हर्जाना हो चुका है और इस केस के ऊपर उठने वाले अखराजात की मद में लॉ फर्म को भी तकरीबन 2.5 अरब रुपए अदा किए जा चुके हैं। अब दोबारा अपील की गई है हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ लंदन के अंदर, तो वहां पर भी मजीद हमें अखराजात बर्दाश्त करना पड़ेंगे। तो एक गंभीर मामला है जो कि वजारत कानून सेनेट के साथ इसको शेयर करने को तैयार नहीं है और नैब के लिए भी ताहाल ये मुश्किलात बाकी हैं कि दोबारा अगर ये अपील भी रिजेक्ट हो गई तो हमें कौमी खजाने को ये भारी बोझ उठाना पड़ेगा। नुमाइंदगान आज हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद से। साजिद शेख रावलपिंडी से हैं, जरमीना सहर मुल्तान से और फैसलाबाद से शहनाज महमूद। बिल्कुल, सबसे पहले कहाँ चलें दुआ? सबसे पहले हम साजिद शेख की तरफ जाते हैं। सज्जाद शेख रावलपिंडी। अच्छा, इनका नाम हमेशा ही गड़बड़ कर जाता है। मैं यही अच्छा, मुझे भी यही लग रहा था कि शायद साजिद लिखा हुआ है। सज्जाद ये फिर कैसे लिख दिया करें, है ना? साजिद है यार। अच्छा, यार ये ओके, हम इनसे जरा रिपोर्ट ले लें, फिर जरा देखते हैं इसको, इनका नाम सही क्या है। हाँ बिल्कुल ठीक है। साजिद, क्या अपडेट करेंगे आप रावलपिंडी से? देखें, इस वक्त पिंडी के बड़ा बाजार में मैं मौजूद हूँ और जिस तरह के अरसा दराज से एक पुराना और देरीना मसला चला आ रहा है, रावलपिंडी में तजावजात के हवाले से अभी तक कोई भी हिकमत अमली जो है उस तरीके से नहीं अपनाई जा सकी जिसको
इस वक्त रावलपिंडी शहर को जिसकी ज़रूरत थी। दीगर शहरों को तो हमने देखा, जिस तरह के इस्लामाबाद में भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और बहुत हमने देखा बड़े बड़े मार्किज़ और बड़े बड़े होटल गिरा दिए गए। मगर जो रावलपिंडी का ये जो इलाका है, यहाँ पर अब जिस तरह मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, फारा चौक में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल, उसके लिए यहाँ से पेशेंट्स गुजरते हैं। उसके अलावा जो इसके एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए बड़ा बाज़ार, फारा चौक, राजा बाज़ार की बात की जाए और उसके अलावा ट्रंक बाज़ार और दीगर जितने भी मुलिका इलाके हैं, इवन कि जो यहाँ से जो कमर्शियल मार्केट और उसके साथ साथ जो इलाके लगते हैं, उनमें आज तक तजावज़ात के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं हो सका। ये एक बिल्कुल बताया जा रहा है जिस तरह के माफिया और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है, यहाँ पर ताजर मौजूद हैं, उनका कहना यह है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बिल्कुल इनके साथ मिली हुई है और यहाँ से बाकायदा योमिया भत्ता जाता है, सालाना करोड़ों रुपये का भत्ता जाता है, मगर बिल्कुल कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस सरकार है, वो भी खासे परेशान है। सारा दिन वो हमने देखा कि रोड पर ट्रैफिक को सीधे करते नजर आते हैं, मगर चूँकि यहाँ पर लोड इतना ज़्यादा है, ट्रैफिक की तजावज़ात इतनी मतलब ज़्यादा है कि ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ गए हैं और जो शहरी हैं उनको खासे मुश्किलात का सामना है। और अगर बात की जाए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो हुक्काम हैं, उनकी जानिब से सिर्फ ट्रक भेजे जाते हैं, यहाँ पर जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है और कुछ ही देर बाद जो है वो जैसे ही ट्रक यहाँ से रिमूव होता है, तमाम तर लोग वापस अपनी सड़कों पर, इस सड़कों के ऊपर ही तजावज़ात जो है उनको कायम कर लेते हैं और लोग बड़े परेशान हैं, खासी मुश्किलात का शिकार हैं और बिल्कुल कोई मैंने देखा यहाँ पर लोगों को कोई डर नहीं है, खासकर नमक मंडी एक ऐसा इलाका है जहाँ पर साजिद एक बात बताएं, हमने देखा साजिद मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तो पूरे मुल्क में हुआ है, बड़े बड़े शहरों में हुआ है, क्या पिंडी के ये जो कब्जा माफिया है उसमें पथारेदार भी हों, दुकानों वाले भी हों, कोई भी हों, क्या वो इतने बासर हैं कि वो दोबारा से वहां पर आ जाते हैं, दोबारा से कब्जा कर लेते हैं? देखिए, बासर होने का तो बिल्कुल सामने नज़र आता है, क्योंकि अगर ऐसी बात हो जो जिस तरीके से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हुकाम दावे करते हैं और बिल्कुल नज़र आता है कि उनके वो जो दावे हैं दावों की हद तक महदूद हैं और ये जो लोग हैं ये उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, क्योंकि जो ट्रक हमने देखा मौजूद होता है, ट्रक जस्ट 4 से 5 फुट के फासले पर जाता है और पीछे फिर दोबारा से तजावज़ात जो हैं वो रोड पर भी आ जाते हैं। कुछ लोगों ने जो दुकानें हैं उनके शेड बढ़ाए हुए हैं, हर तरीके से जो है वो आवाम जो है वो बड़ी मुश्किल का शिकार है, ख़ासतौर पर जो ख़वातीन है वो यहाँ पर उनको यहाँ आने में बड़ी मुश्किलात है और बड़ी वो घबराती हैं यहाँ पर आने से, क्योंकि अवाश किस्म के यहाँ पर जवान होते हैं जो उनको तंग भी करते हैं, खासी मुश्किलात हैं। तो मैं मौजूद हूँ बड़ा बाजार में और इसके अलावा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की अदम दिलचस्पी और भत्ताखोरी के बाद ये ऑपरेशन रुका हुआ है। लेकिन जो बात है कि जब हम तजावजात की बात करते हैं तो ऐसे दुकानदार जो पथारे अपनी दुकानों के आगे एक्स्ट्रा जो कि वहां पर नहीं बनाने चाहिए ताकि आम गुजर का रास्ता होना चाहिए और वो बना लेते हैं, तो गलती दोनों तरफ से होती है। फिर जब एक्शन में देर हो जाती है तो फिर इस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं, जिनका कसूर नहीं होता जिन शहरियों का, वो भी फिर इसमें पिस जाते हैं। बिल्कुल, और हमें खुद भी ख्याल करना चाहिए ना, जो जगह गवर्नमेंट की है जिसको खाली करवाया गया है उस पर दोबारा आप आए और काबिज हो जाए, तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है, शहरियों की परेशानी भी इससे बढ़ती है। अभी हम रुख करते हैं मुल्तान का, जमीना शहर के पास चलते हैं। जमीना, क्या अपडेट करेंगी मुल्तान से, क्या मसला चल रहा है मुल्तान का, क्या अपडेट करेंगी? जी बिल्कुल, मुल्तान की बात है तो मुल्तान चूंकि ये आमों का हब कहलाता है, जहाँ पर आमों के बागात हैं और पूरी दुनिया में यहाँ से जो है वो आम एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पे मैं भी अभी जो है एक आम के बाग में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे पीछे जो है वो दरख्त भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है मुल्तान में आमों के बागात को काट कर जो है वो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज और कॉलोनीज जो है वो बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है आम शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बागबान की बात की जाए तो बागबान हजरात भी जो है वो बड़े परेशान नजर आते हैं कि आम चूंकि पूरी दुनिया में जाते हैं और मुल्तान का आम जो है वो खास तौर पर बड़ा मीठा और बड़ा लजीज होता है और पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, पूरे पाकिस्तान में भी जो है वो बड़े शौक से खाया जाता है। तो इन बागात को जो है वो काट कर जो है 214 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो बना दी गई हैं, जिसकी वजह से जो है बड़ी मुश्किलात का जो है वो शहरियों को भी सामना करना पड़ रहा है और इसके अलावा जो है वो बागबान हजरात को भी जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये तो बहुत ज्यादा तादाद में हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई हैं जो आप बता रही हैं 214। इस पे कमिश्नर मुल्तान या किसी रेलिवेंट जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं लिया कोई?
जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है ये 214 हाउसिंग कॉलोनीज जो कि गैर कानूनी तौर पर आम के बागात को काट कर बनाई गई हैं, इसकी वजह से जो है वो शहरियों से माहाना जो है वो लाखों की मद में एक साथ भी ली जाती हैं, लेकिन इन हाउसिंग कॉलोनीज का जो है वो कयाम अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं आ सका। आम के बागात काट दिए गए। कमिश्नर मुल्तान सिकंदर बलोच साहब ने भी जो है इस पर नोटिफिकेशन लिया, उन्होंने जो है वो मुकदमात भी जो है वो कुछ मालकान के खिलाफ दर्ज कराए हैं, लेकिन फिर भी कोई ताहाल इस तरह के इकदाम नहीं उठाए गए जिसकी वजह से जो है शहरियों को जो है वो रिलीफ मिले। उनसे रोजाना जो है वो घर लेने के ख्वाब जो है उनको दिखाए जाते हैं और उनसे जो है वो लाखों रुपए भी जो है वो बटोरे जा रहे हैं, उनको लूटा जा रहा है। और इसके अलावा जो है बागबान हजरात भी जो है उनको भी। लेकिन ज़रमीना, ये कहिएगा, गैर कानूनी क्यों कह रही हैं आप? इन कॉलोनीज को गैर कानूनी क्यों कह रही हैं? क्या ये सिर्फ कागजों में है, लोगों से लूटमार की गई है, पैसे बटोरे गए हैं, या फिर ऑन ग्राउंड कुछ रियलिटी भी है? कुछ कॉलोनीज ऐसी भी हैं जो आबाद हुई हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर 214 ऐसी गैर कानूनी कॉलोनीज हैं जिनको सिर्फ कागजों तक ही महदूद रखा गया है। अभी तक वो मुकम्मल भी नहीं हुई और लाखों रुपए हर महीने जो है वो शहरियों से इन कॉलोनीज के नाम पर ले लिए जाते हैं। उनको एक ख्वाब तो दिखाया जाता है कि हम आपको आपका घर देंगे, लेकिन अभी तक वो सिर्फ कागजों तक ही दें और उनको जो है वो प्रॉपर अभी तक कोई बिल्ड नहीं किया गया, ना ही जो है उनके कोई गेट्स वगैरह बनाए गए हैं। बागात को काट कर जो है एक एरिया मुख्तिस कर दिया गया है कि जी ये कॉलोनी है आपकी और यहाँ पर आपको प्लाट मिलेगा, और उनसे जो है वो पैसे भी ले लिए जाते हैं। लेकिन इस तरह अभी तक कोई खास इकदाम नहीं किए गए कि वो मुकम्मल हो जाएं, ये शहरियों को जो है उनके घर मिले हों। तो इस तरह के कोई इकदाम जो है वो शहरियों के साथ भी नहीं किए गए और शहरी जो है इस बात के बड़े परेशान। कोई इकदाम नहीं किए गए हैं, ना उनको भरोसे में लिया गया है, तो इसको फिर हम यही कहेंगे गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो बनाई गई हैं। टोटल 214 जो बता रही हैं सारी गैर कानूनी है, सभी गैर कानूनी है। शहनाज महमूद फैसलाबाद का रुख करेंगे। शहनाज, आप हमें क्या अपडेट करी हैं फैसलाबाद से? जी बिल्कुल दुआ जमील, आज सुबह सुबह फैसलाबाद की सोई हुई इंतज़ामिया को जगाने की कोशिश करेंगे। शहर का सबसे बड़ा मसला जो कि हमारे तलबा से जुड़ा हुआ है, जो हसूल तालीम के लिए घरों से निकलती है, लेकिन उनको सबसे बड़ा मसला है, बड़ा ही दरीना मसला है, ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत नहीं है हमारे स्टूडेंट्स के पास। तो जो सरकारी कॉलेजेस में स्टूडेंट्स जाते हैं, दूर दराज के गाँव से आते हैं, तो वो बसों पर सफ़र करते हैं और बसों की छतों पर सफ़र करते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। और इसमें अलमिया तो ये है कि ऐसे कई स्टूडेंट्स जो हैं अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। वो चलती बसों पर भागम भाग चढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि पिछले हफ्ते वाक़या पेश आया है कि FSC का स्टूडेंट है, बस पे चढ़ने लगा है दौड़ के, लेकिन बस आगे निकल जाती है और वो टायर के नीचे आकर जो जाम भाग हो जाता है, जिसकी CCTV फुटेज काफ़ी दिल दहला देने वाली थी। तो फैसलाबाद के अगर हम स्कूलों की बात करें, सरकारी स्कूलों की, तो 2500 के करीब सरकारी स्कूल है और लगभग इतने ही प्राइवेट स्कूल है। स्कूलों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की बिल्कुल भी कोई भी सहूलत नहीं है। और अगर हम लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें जो शहर में चलती है, वो शहरियों के लिए कम पड़ गई हैं, तो तलबा उसमें किस तरह से एडजस्ट, किस तरह से सफ़र करेंगे। इसके अलावा कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस की अपनी ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो इक्का दुक्का है हर कॉलेज में कि उसमें तमाम अगर गर्ल्स तालबात हैं तो वो एडजस्ट नहीं होती। तो हमने ये भी देखा है बाजार यहाँ पे शहरों में कि जब वो तालबात जो है बसों में, अर्बन ट्रांसपोर्ट में बैठ रही होती हैं, तो बाकायदा उनको धक्के लग रहे होते हैं। मर्द जो है वो पहले भाग के चढ़ जाती हैं, लेकिन खवातीन बीच में पीछे रह जाती हैं। और जिस तरह अर्बन ट्रांसपोर्ट के अंदर का हवाल है वो तो देखने वाला है कि टांगों से टांगें जुड़ी हैं और खवातीन का सफ़र करना जो है इंतहाई मुश्किल हो गया है। तो कई बार खवातीन ने यह भी मुतालबा किया कि उनके लिए जो है स्पेशल फैसलाबाद में चलाई जाए, लेकिन नहीं। आप बसों की बात करें, फैसलाबाद में छोटी वैगन्स का रूट नहीं है, वो नहीं चलती कि बहुत से मुसाफिर, बहुत से बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं, कॉलेजेस जाने वाले हैं, वो उसको इस्तेमाल कर सकें? जी बिल्कुल दुआ, लाहौर जैसे शहर में तो मेट्रो बस की सहूलत मौजूद है। यहाँ पे भी मेट्रो बस का ख्वाब दिखाया गया था, लेकिन बड़ी छोटी ट्रांसपोर्ट की बात करें, अर्बन ट्रांसपोर्ट, तो बस वैगने भी नहीं है। स्टूडेंट्स जो है चिंची रिक्शा पे आते हैं, ऑटो रिक्शा पे आते हैं। चिंची रिक्शे का हाल ये होता है कि वो जाते जाते रास्ते में उलट जाते हैं। ऑटो रिक्शे अगर हम देखें तो उसमें भी स्टूडेंट्स की भरमार होती है, भरे पड़े होते हैं। और सबसे दूसरा संगीन तरीन मसला ये है कि वो CNG सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं।
है। अगर कोई वैगनी है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, ऑटो रिक्शे है, तो वो CNG सिलेंडर यूज करिए, जो कि इंतहाई स्टूडेंट के लिए खतरनाक है। ठीक बारह है इंतजामिया को शहनाज, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मामला आपने उठाया फैसलाबाद का। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और ट्रांसपोर्ट की सहूलत वहां पर ना होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है गवर्नमेंट की कोताही पर, क्योंकि बच्चों के लिए, वो स्टूडेंट्स जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के भी हैं, अगर उनके लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है तो ये लम्हा फिक्रिया है। तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जाहिर है इस इशूज हम सुबह सवेरे पाकिस्तान में उठाते रहेंगे और झंझोड़ते रहेंगे हुकूमती नुमाइंदगान को, लेकिन अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत कुछ है जो हम आपसे शेयर करेंगे। आप देखते रहिएगा सुबह सवेरे PSL की बात सबसे पहले, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और अब हम बात करेंगे PSL की। PSL का मेला इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कल जब मैच का आगाज हुआ तो 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, क्योंकि कल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया न्यूजीलैंड में, जिसका जिक्र हमने भी अपने प्रोग्राम के आगाज में किया और अफसोस का इजहार भी किया उन लवाहिकीन के साथ जिन्होंने अपने प्यारों को कल इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में, दहशतगर्दी के वाक़े में खो दिया। बिल्कुल, और न सिर्फ 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, बल्कि ब्लैक बैंड्स भी पहने गए और इज़हार यकजहती किया गया उनके साथ। अच्छा, इसमें एक चीज़ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से भी दुपट्टा लेकर जो वहाँ की मुसलमान ख़वातीन हैं उनसे मुलाकात की गई और उनकी दिलजोई की गई, इज़हार अफसोस किया गया। खैर, PSL की बात अब हम करेंगे और PSL में सबसे इंटरेस्टिंग बात हम ये करेंगे कि कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी फाइनल में कल आमने सामने होंगे, तो जीतेगा कौन? मैं कह रहा हूँ पेशावर ज़ल्मी, दुआ कह रही है कोयटा ग्लेडिएटर्स, तो करें क्या? तो करना क्या है, कल ही फैसला हो जाएगा, क्योंकि कोयटा ग्लेडिएटर जीतेगा। लेकिन आज पूछ ना लें किसी से कि क्या बनेगा। सरफराज धोखा नहीं देता। हाँ, पूछ सकते हैं, आज ही फैसला हो जाएगा। आपको पता है आज फैसला नहीं करते, आज इस तरह करते हैं, आज कल के मैच को जरा ना थोड़ा देख लेते हैं। हमारे टैरो कार्ड रीडर क्या कहते हैं और हमारे एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं। उनसा शाह हमारे साथ है कराची से, टैरो कार्ड रीडर। आप पहले भी हमारे शोज का हिस्सा रही हैं, आप थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आगा बेशती इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ एक और भी है। उनसा शाह, एक बार हम पहले भी इस पे हमने किया था सेगमेंट PSL पे, तो उनसा शाह ने ये कहा था कि कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी को मैं फाइनल में जाता देख रही हूँ। तो उनसा गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? एक पेशगोई तो आपकी सच साबित हो गई। अब जल्दी से ये बता दें कि फाइनल का ताज किसके सर सजेगा? मेरी टीम कोयटा ग्लेडिएटर या जिमी की टीम पेशावर ज़ल्मी? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, बेहतरीन। तो इस दफ़ा जो है फाइनल में देखें बड़ा ज़बरदस्त मैच नज़र आ रहा है मुझे। दोनों का जो है ना बड़ा सख्त और कड़ा मुकाबला होगा। पेशावर ज़ल्मी का भी, कोयटा भी, दोनों फेवरेट टीम्स हैं। ऑब्वियसली दोनों ने काफ़ी मेहनत करके आगे बढ़ी हैं और दोनों के कार्ड्स जो है ना बिल्कुल सेम लेवल पे हैं। मतलब इतने बैलेंस कार्ड हैं कि उनको रीडिंग करना, उनको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। एक जो पेशावर ज़ल्मी का है वो नाइट ऑफ सोर्ड है, उसके बाद जो है कोयटा का है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो पेशावर ज़ल्मी के लिए मैंने जो देखा है कि एंड तक वो मुकाबला करेंगे, बहुत सख्त मुकाबला करेंगे और उनको इश्यूज भी मैचेस में होंगे, उनके जैसे अप्स एंड डाउन्स होंगे। लेकिन जो एंड में जो मुकाबला, जो विनिंग टीम होगी वो कोयटा ग्लेडिएटर्स। कोयटा ग्लेडिएटर्स मेरी टीम थी। नहीं, अच्छा, मैं पेशावर से नहीं करता। ओह, मुझे लगा कोयटा कर रहा हूं। तो आगा बेहश्ती साहब से भी पूछ लेते हैं। आगा साहब, आपको क्या लग रहा है, सितारे क्या कह रहे हैं, फाइनल की ट्रॉफी कौन ले जाएगा? उनसा कह रही है कि कोयटा ग्लेडिएटर ले उड़ेगी, क्योंकि पहले भी 3 ट्रॉफियां ले चुकी है वो। तीसरी दफा अब फाइनल में गई है ना। जी, अस्सलाम वालेकुम। और मैं एक वालेकुम अस्सलाम आगा साहब, छोटी सी दुआ से मैं हमेशा शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअह व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा
व दलील वईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन क्रिकेट के बारे में पेशन गोई करना काफ़ी मुश्किल काम है और हमेशा हमने कोशिश की है कि क्रिकेट के हवाले से पेशन गोई ठीक हो गए। बहुत से फार्मूलों के ऊपर मैंने काम किया और मुख्तलिफ़ फार्मूले निकाला, कहीं ठीक हुआ कहीं गलत हुए, कुछ बहुत काम किए। पिछले 7-8 साल से इसके ऊपर पेशन गोइयाँ भी टीवी पे करते हैं, किसी हद तक सही भी होते हैं फिर कुछ गलत भी होते हैं। बेनिस्बत दीगर पेशन गोइयाँ जिस तरह मेरी 100% ठीक होती है, इसी तरह क्रिकेट में कुछ मेरे मामलात जो है वो सही तो नहीं होते, अलबत्ता ठीक भी होते हैं। तो अलबत्ता मेरी जो ज़ाती राय है क्रिकेट के हवाले से, मेरी इल्मी जो राय है उन साथ से इत्तेफाक करते हुए मैं कह सकता हूँ कि कोयटा जो है वो कल जीत जाएगा और मुझे लगता है कि आसानी से कोयटा अपने जो मैच है वो जो जीतने में कामयाब हो जाएगी। अच्छा, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आपको ना मुझे सिर्फ ये लग आसानी रहा है नजर नहीं आ रही। अच्छा, यस, ये है पॉइंट के वन साइडेड गेम होगी या फिर जोर का जोड़ पड़ेगा, क्योंकि उनसा ये कह रही हैं कि उनको थोड़ा टफ मैच नजर आ रहा है, लेकिन अगर भाई आप ये कह रहे हैं कि वन साइडेड होगा और कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत जाएगा। मुझे लगता है कि कोयटा आसानी से जीत जाएगा और मुझे ये भी लग रहा है कि टॉस भी जीतेगा। अच्छा, टॉस और मैच दोनों जो है वो कोयटा के हक में है जीतेगा वही ट्रॉफी ले जाएगा। जी जी तो दोनों उसके हक में है और मुझे लगता है सरफराज के सितारे इस वक्त 4100 घर पे मौजूद हैं, जो बुलंदी की निशानदेही के साथ साथ एक अच्छा सियारा मौजूद है। अगले तकरीबन 3-4 महीने तक उनके सितारों की निस्बत से देखा जाए तो कल के जो मैच होने वाला है वो सरफराज के हक में जाता हुआ नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मतलब सरफराज की वजह से ये मैच जीता जाएगा, ये वजह है। सरफराज ना होते तो फिर बाहर के, क्योंकि ज़ाहिर है कप्तान कोई भी होता तो उसी हिसाब से देखा जा सकता था। जी जी, तो कप्तान की ही तवज्जुह से कप्तान होता है और हमारे पास चंद ऐसे जो खिलाड़ी उनके अदद के हिसाब से देखते हैं कि इनके सियारे कहीं गर्दिश में तो नहीं है, उरूज पे है या जवाल पे हैं। तो इस वक्त डेरिन समी के निस्बत सरफराज के सितारे जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और मुझे लगता है कि कल के मैच में फेवर जो है वो सरफराज के हक में हो जाएगा और इल्मी राय है, बाकी खुदा बेहतर जानता है। और उनसा आपको क्या लग रहा है कि जो टॉस जीतेगा, यानी जिस तरह आगा साहब कह रहे हैं कि अगर कोयटा टॉस जीता है तो वही ट्रॉफी ले जाएगा, आपको भी ये लगता है जो टॉस जीतेगा वो ट्रॉफी ले जाएगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैंने टॉस की प्रेडिक्शन तो नहीं देखी है, कैलकुलेशंस नहीं देखी हैं, लेकिन वो भी देखे ना। मैंने ओवरऑल देखा है मैंने क्योंकि यहीं से आगाज हो जाता है। टॉस जिसने जीता वो ट्रॉफी ले गया, मैच जीत गया। हाँ, जितनी मर्जी बातें कर ले, नजर आ रहा है, जितनी मर्जी बातें कर ले, पेशावर ज़ल्मी जीतेगा, पेशावर ज़ल्मी जीतेगा, कोयटा ग्लैडिएटर्स नहीं कोयटा के लिए टॉस के लिए भी कोयटा का जो है पॉजिटिव कार्ड है। मैं जो फैन हूँ ना, मैं जिस क्लब का मैं फैन हूँ वो क्लब मेरे लाहौर है। लाहौर हार गया, मैं बड़ा अफसोदा हो गया क्योंकि मेरी जो क्लब है ना, जिस तरह मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन हूँ और आप यकीन करें मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोई ऐसी मैच नहीं होती जो मैं नहीं देखता हूँ। आगा भाई लाहौर कलंदर्स की क्यों बात कर रहे हैं आप? सीरियसली लाहौर कलंदर्स इतना डिसअपॉइंट करती है। आप यकीन करें उसके जो मालिक है ना, जी राणा साहब, तो मैं खुद भी, मेरे जो क्लब है वो लाहौर है। अलबत्ता मुझे दुख तकलीफ तो है, जिस तरह अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड हार जाए तो मुझे तकलीफ होती है, तो इसी तरह लाहौर के हारने पर तकलीफ है। मगर कल का जो विनर है, लाहौर कलंदर तो कभी भी मैचेस में ऊपर तक भी नहीं आई है, तो उसमें किसके सितारे खराब जा रहे हैं पिछले 3-4 सालों से? मैंने अभी मुझे कॉल आई थी कि मैंने उनको यही मशवरा दिया था कि आप 7 शरीफ जाएं और कलंदर की दरगाह से इजाज़त ले लें, क्योंकि कलंदर के नाम से मंसूब है और हज़रत लाल शाहबाज कलंदर के रोज़े पे जाकर आप हाज़िरी दे दें।
उनसा जैसे आगा साहब कह रहे हैं कि लाहौर के साथ कोई मसला है, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात भी की कि कलंदर उनका नाम है और उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप वहाँ जाएं और उस नाम की जो एक बाकायदा इजाज़त है वो लें और नेक्स्ट में आप होंगे। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ किसके सितारे इस तरह के हैं कि लाहौर जो है वो बिल्कुल ही मायूस किया है उसने इस दफ़ा के PSL 4 में भी? ना पुराने पाकिस्तान में जीता ना नए पाकिस्तान में जीता, ये चक्कर क्या लाहौर के अंदर से? जी चक्कर ये है कि अब देखें जो भी उनके इश्यूज़ हैं, टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखना चाहिए कि क्या इश्यूज़ हैं, क्यों इतनी टीम वीक है। और हमेशा हर PSL में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा इसी तरीके से रही है। मैंने नहीं देखा कि उनके पिछले PSL में भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस रही हो। तो हर PSL में यही इशू है। तो अब आगे जो नेक्स्ट PSL होगा तो उसमें उनको देखना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए कि क्या इश्यूज़ हैं और सॉर्ट आउट करना चाहिए। और हमें तो कराची किंग पे भी काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत थी। आपकी टीम कराची इस दफ़ा मैच फाइनल, आपकी टीम कराची किंग्स थी ना? मेरी क्या नहीं हाँ मैं कराची में रहती हूँ तो ऑब्वियसली मेरा कराची फेवरेट था, लेकिन फाइनल भी कराची में था। काफ़ी सारे मैचेस इस दफ़ा जो हैं कराची में हुए हैं, तो एक्सपेक्टेशंस यही थी कि कराची किंग जो है फाइनल, एटलीस्ट फाइनल तक तो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो सका। तो कोई बात नहीं, सारी टीम्स अपनी हैं, सारी पेशावर हो गया, कोयटा हो गया, लाहौर हो गया, जो भी हो गया। ठीक है, ये वैसे अच्छी बात है, सारी टीम्स अपनी हैं। आगा भाई, PSL के सितारे क्या कहते हैं? आप PSL के इस इवेंट को कितना ऊपर, कितना आगे जाता देख रहे हैं? PSL मैंने शायद 2017 में ये पेशन गोई की थी कि 2019 में PSL मुकम्मल तौर पर तकरीबन मुझे लगता है कि 2019, वैसे भी अभी खान साहब ने भी, हमारे इज़्ज़त माफ़ वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया है कि 2019 में जो PSL होगा वो पाकिस्तान में होगा। और मेरी भी इल्मी राय यही है कि मैं इस बात पर कायम भी हूँ 2020 तो अब जो PSL होने वाले हैं वो तकरीबन पाकिस्तान में ही होगा, और 2020 में 2020 में पाकिस्तान में ही होगा। और मुझे लगता है अभी मज़ीद क्रिकेट आगे बढ़ेगा, एक क्लब और मैं आगे देख रहा हूँ कि शायद एक और शामिल हो जाएगा, और मज़ीद क्रिकेट के ये जो क्रिकेट है इसने मज़ीद तरक्की करना, आगे बढ़ने, नए टैलेंट सामने आने हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आने वाले वक्त के लिए शानदार खबरें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। सही, उनसा इसमें तो कोई शक नहीं। PSL इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन चुकी है। आपके कार्ड्स क्या कहते हैं कि जो नेक्स्ट PSL होगा यानी एडिशन 5 वो पाकिस्तान में होगा, जिसका वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं? जी देखिए, आगे जो नेक्स्ट जो होगा PSL 5 जो होगा, उसके लिए मैंने कार्ड जो देखे हैं उसमें फर्स्ट जो कार्ड है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का है। ये लीडरशिप का है। जो हमारा जो लीडर है, हमारे जो मुल्क का लीडर है, वो इस चीज़ को आगे इस तरीके से बढ़ाएगा कि इसका जो और ज़्यादा लोगों में, पब्लिक में क्रेज़ जो है वो बढ़ता जाएगा। ये इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा इंशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा तवक्कुआत हैं, और इंशाल्लाह जो तवक्कुआत हैं वो पूरी होंगी, और ये और ज़्यादा कामयाबी की तरफ और ज़्यादा सक्सेस की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। सही। अच्छा आगा भाई, डैरन समी पे जरा रोशनी डालें। डैरन समी के सितारे क्या कहते हैं? बहुत लोग, बहुत उनकी फैन फॉलोइंग तो है ही, लेकिन वो मज़ार कायद पर गए, वहाँ हाजिरी दी, पाकिस्तान का परचम थामा, और लाइक पाकिस्तान के एम्बेसडर। यस बिल्कुल, पाकिस्तान से मोहब्बत का जो इजहार है डैरन समी का, बहुत बहुत अच्छा और मुख्तलिफ है। तो डैरन समी के सितारे क्या कहते हैं? मैं उनके सितारे तो वैसे भी एक बुलंद और एक अच्छे इंसान है, और उसका बहुत बड़ा किरदार है कि पाकिस्तान में क्रिकेट लाने में और क्रिकेट को फ़रोग़ देने में और अमन के लिए काम करने में। मैं तो आपके तवस्सुस से, अगर ये हमारी प्रोग्राम अगर हुकूमत के जो आला वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान सुन रहा है तो हम उनसे ये कहेंगे सितारे इम्तियाज़ या जो भी सितारा हो सकता है डैरन समी के लिए दी जाए, कि उस शख्स की बड़ी खिदमत है। ये तो है अपनी जगह पर। बाकी इसके ज़ाती सितारे मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ के आने वाले टीम में भी ये शामिल हो जाएगा, और इसके इक्तिसादी हालात बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, और ये तरक्की, कामयाबी इसकी कदम चूमेगी, और आने वाले वक्त इनके सितारों में बहुत शानदार उरूज है। और मुझे लगता है कि 2022 से 23 तक ये पेशावर ज़ल्मी के कप्तान ही रहेंगे, और इसी के साथ ये वाबस्ता रहेंगे, और पाकिस्तान से इसकी बड़ी मोहब्बत होगी। और मुझे
आगा भाई, डैरेन समी रिटायर हो चुके हैं ना टीम से, वो किस तरह दोबारा फिर उसका हिस्सा बन सकते हैं? मुझे मालूम है, वो गुस्सा में नाराज होकर रिटायर हुआ था और मुझे इस बारे में पूरा पता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं चांसेस है कि दोबारा टीम का हिस्सा बन जाए? छोड़ दिया था जी, दोबारा वो टीम का हिस्सा बनेगा वेस्ट इंडीज का। और इसके जो सितारों में मैं देख रहा हूँ, शायद मेरी ये राय इत्तेफाक है, कोई पाकिस्तानी लड़की से आने वाला वक्त में उसकी शादी के भी इम्कानात मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। अरे वाह, तो काफी हद तक ये पाकिस्तान का बनता हुआ नजर आ रहा है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है फिर, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, पाकिस्तान का बनता हुआ सभी तक पहुंचा देते हैं। सही। और वो मुझे लगता है पिशावर ही मुंतकिल होंगे, मतलब किस पाकिस्तान के किस शहर में रिहाइश रखेंगे? उनको वैसे आधा पठान तो कहते ही है, हो सकता है केपी का रुख कर ले। नहीं, मुझे लगता है कि कराची से शायद उसकी शादी हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि जब भी देखता हूँ तो कराची के ही कोई लड़की मुझे नजर आती है। अब ये एक इल्मी राय है, हो सकता है। तो उनसा डैरेन सैमी की शादी आपको भी लग रहा है पाकिस्तान में, जो आगे साहब प्रेडिक्ट कर रहे हैं? नहीं, शादी तो मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन कार्ड जो उनका 3 ऑफ वॉन्ड्स का है, ये हमेशा कोऑपरेट करेंगे। क्रिकेट में इनका रोल ज़रूर रहेगा, चाहे वो उसमें खेलें या ना खेलें या रिटायर्ड रहें या नहीं रहें। तो लेकिन इनका जो रोल है वो हमेशा रहेगा। इनकी पार्टनरशिप, इनकी कोऑपरेशन, इनकी हमेशा पार्टिसिपेशन क्रिकेट में ज़रूर रहेगी। सही। उनसे आपके फेवरेट प्लेयर कौन से हैं? क्योंकि वो इमोशनली भी इन्वॉल्व हैं। मैं क्रिकेट लवर हूँ नहीं। प्रेडिक्शन तो मैं दे देती हूँ, लेकिन क्रिकेट लवर आपको पता है, आपने लास्ट टाइम भी यही कहा था, लेकिन आपने कहा था मैं मैच देखने जरूर जाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि अपना इंटरेस्ट पैदा करूं क्रिकेट में, लेकिन मेरा ख्याल है आपने कोशिश नहीं की। बस वो कराची किंग ही पीछे हो गया तो कैसे इंटरेस्ट पैदा होता आगे। तो आगा साहब, आपने कोई मैच देखा पीएसएल का? आपके फेवरेट प्लेयर कौन से हैं अभी जो मौजूदा टीम्स हैं या जो आउट भी हो गई हैं, उनमें भी कोई फेवरेट प्लेयर हो सकता है? जी बिल्कुल, मेरा पसंदीदा जो प्लेयर है वो आसिफ अली है। और उनके स्टाइल, उनका धुआंधार, अब्दुल रज़ाक के बाद अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ, पहले तो मैं अब्दुल रज़ाक को बहुत लाइक करता था, मैं यकीन करें उसके इतना फ़ैन था। अब भी अब्दुल रज़ाक की जो मैचेस होते हैं मैं यूट्यूब से या जहाँ से भी मुमकिन हो मैं ढूंढ के उसको देखता हूँ। और अब जो मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो मुझे जो अच्छा लगता है, जिसको मैं लाइक करता हूँ, जिसके लिए जब वो टीम में खेलता है तो मैं दुआएं भी मांगता हूँ कि यार ये बंदा अच्छा खेल और इसकी टीम जीत जाए। सही। क्योंकि एक खिलाड़ी की वजह से उनको पसंद करते हैं, तो इसी वजह से मुझे आसिफ अली बहुत पसंद है। और वैसे भी पाकिस्तान के एक मुस्तकबिल है और पाकिस्तान के क्रिकेट का सुपर स्टार है आने वाला वक्त। डिटर्मिनेशन में भी कोई शक नहीं है कि वो उनकी बेटी बीमार हैं और उसके बावजूद कैंसर के लास्ट स्टेज पे हैं, लेकिन फिर भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ये उनकी डेडिकेशन है पाकिस्तान के साथ। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ अली को हम सलाम भी पेश करते हैं। बिल्कुल, अल्लाह इसकी बेटी को शफा दे दे, बीमार करबला के। बिल्कुल, आमीन आमीन आमीन। ओके जी, पीएसएल की हमने बात की कि पीएसएल में जीते कौन। आगा बेशती कह रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स, उनसा भी कह रही हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतेगा। तो क्यों ना हम जाते जाते दोनों से ये पूछ लें कि कल का दिन कैसा रहेगा? किसके लिए? आपके लिए? पीएसएल की टीम्स के लिए? दोनों टीम्स के लिए। तो उनसा लास्ट कमेंट, कल का दिन दोनों टीम्स के लिए कैसा रहेगा? बड़े प्रेशर में भारी होगा, खिलाड़ी खेलेंगे, आसान होगा, बहुत खुशगवार होगा, कैसा होगा? फर्स्ट कार्ड जो आया है कल के दिन के लिए एस ऑफ सोर्ड है, मतलब टफ दिन होगा दोनों टीम्स के लिए, बड़ा टफ दिन होगा। न्यू डायरेक्शन, न्यू स्टार्ट, और स्टार्ट में ही उनको डिफ़िकल्टीज़ होंगी, टफ होगा मैच दोनों खिलाड़ियों के, मैच दोनों टीम्स के लिए बहुत टफ रहेगा। और लेकिन आगे जब ये मैच बढ़ेगा तो और लोगों का इंटरेस्ट जो है डेवलप होगा। एक न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू शुरुआत होगी। और आगे लास्ट जो कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सक्सेसफुल कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। कोयटा के लिए आया होगा। जो भी वो कोयटा के लिए तो आ चुका है, लेकिन ओवरऑल मैंने देखा है दोनों टीम्स के लिए एक अच्छा मैच रहेगा और लोगों के लिए भी अच्छा मैच रहेगा। जोशो खरोश और लोगों में बढ़ेगा और ज़्यादा क्रेज़
क्रिकेट के लिए बढ़ेगा। सही। यही सवाल आगा साहब से कि वो आगा साहब आप कल का दिन कैसा देख रहे हैं? जैसे उन सब बता रही हैं कि कल का दिन बड़ा टफ होगा दोनों टीम्स के लिए, आपके ख्याल में कैसा रहेगा दिन कल के दिन? कोयटा के जो फैन हैं उनके लिए तो बहुत खुशी रहेगा। अलबत्ता कल के दिन पूरी पाकिस्तान के लिए अमन, शांति, खुशखबरी और अच्छे दिन के साथ आगे बढ़ेगा। खुशियाँ होंगे कल पाकिस्तान में, और इंडिया के लिए कल के दिन बहुत भारी और बहुत वज़नी और मसाइल और परेशानियाँ खुसूसन मोदी के लिए ज़वाल के दिन शुरू हो चुके हैं, और पाकिस्तान और इमरान खान के लिए बहुत ही तरक्की और आने वाला वक्त पाकिस्तान खुशहाली के साथ आगे बढ़ता हुआ एक पाकिस्तान मुझे नजर आ रहा है। आमीन आमीन आमीन। आगा बेश्ती साहब और उनसा शाह, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। PSL पे हमने आपसे बात, और कल के मैच के हवाले से आप दोनों यही कह रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ही जीतेगी। अब मैं क्या करूं, लेकिन मैं फिर भी पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करूंगा। पेशावर ज़ल्मी जीतेगा। जी हाँ, कोयटा ग्लैडिएटर डेफिनेट जीतेगा। मुझे इसका लगा फैसला किरण हारेगा। PSL का ताज किसके सर पर सजेगा? तो कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, आज की रात और सुबह का दिन, और उसके बाद मैच का आगाज होगा। ये फैसला हो जाएगा। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। यस, 2-3 बातें मुझे और याद आ गई हैं, ब्रेक के बाद करेंगे नाज़रीन से। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लंबे, खूबसूरत, मजबूत और घने बाल तमाम खवातीन का ख्वाब होते हैं। इस तरह घने और सेहतमंद बाल मर्दों को खूब जचते हैं। दूसरी तरफ गंजेपन के खतरात मर्दों के सरों पर हमेशा मंडलाते रहते हैं। खूबसूरत बालों के हुसूल के लिए खवातीन तरह तरह के जतन भी करती हैं। कभी शैम्पू तब्दील करती हैं, कभी कंडीशनर, कभी मुख्तलिफ तेलों से बालों का मसाज किया जाता है, तो कभी मेहंदी और अंडा लगाकर बालों को लंबा और घना करने की कोशिश की जाती है। ये भी हकीकत है कि इंसानी शख्सियत की ज़िबाइश में बालों का किरदार सबसे अहम है। खास तौर पर औरत के बाल ही उसका हुस्न होते हैं। लेकिन खवातीन जब पार्लर्स में जाती हैं, तरह तरह के तजर्बात अपने बालों पर करती हैं, तो बालों की खूबसूरती मांद पड़ जाती है। अपने बालों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह बना लिया जाए तो आप भी लंबे और खूबसूरत बाल हासिल कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए कुछ बुनियादी इक़दामात, जैसा कि बालों को ज्यादा दर्जा हरारत से महफूज रखना, मुनासिब वक्फे से बालों को ट्रिम करवाना, ऐसे शैम्पू जो सर की जिल्द और बालों को खुश करने का सबब बने उनसे इज्तनाब करना, और सबसे अहम ये कि बालों में अच्छे और मियारी हेयर ऑयल से मसाज करना बालों का खोया हुआ हुस्न वापस लौटा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो बालों को फायदा पहुंचाती हैं। आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में बालों की नशोनुमा, देखभाल और हेयर ट्रांसप्लांट पर बात की जाएगी। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में, और अब बात होगी बालों की। लेकिन सबसे पहले अगर हम बालों की नशुमा की बात करेंगे तो हम पहले केयर की बात करते हैं। हमारे साथ जो पैनल है, डॉक्टर बिल्किस हैं, हर्बलिस्ट कराची से, डॉक्टर अब्बास हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हैं। आप हमें लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन किया, थैंक यू फॉर कमिंग, फॉर ज्वाइनिंग अस। सना कमर है न्यूट्रिशनिस्ट। तो खाना पीना क्या होना चाहिए कि बाल आपके गिरे ना, इस पर सारी बात करेंगे। सबसे पहले बिल्किस आपा के पास चलते हैं। बिल्किस आपा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? जी बिल्कुल, हम भी ठीक हैं। तो आज बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है बिल्किस आपा, बालों का। चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, सब बड़े कॉन्शियस होते हैं कि बाल जो हैं वो बड़े खूबसूरत दिखने चाहिए। तो आजकल कॉमन क्या क्या मसाइल देखे जाते हैं बालों से मुतल्लिक? सबसे कॉमन मसला तो आजकल बच्चों में भी गंजपन का आ रहा है। ठीक है, एक तो एलोपेशिया, ऑटो इम्यून डिजीज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हेयर थिनिंग की बात कर रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। जैसे आप लोगों ने इंट्रो में बताया कि गैर मयारी शैम्पू का इस्तेमाल, पहले के ज़माने में ऑयलिंग वगैरह होती थी, फिर आस्ते आस्ते ये मतरूक समझा गया, तो बाल जो है वो सर से तेज़ी से गायब हो रहे हैं। चाहे वो आदमी के हो चाहे वो औरतों के हो, हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक वजह है, वो भी ग़िज़ाइयत में अमेंडमेंट करने की वजह से हुआ है, तो उसकी वजह से बाल जो है बहुत ख़राब हो रहे हैं। सही। तो बिल्किस आप बाल, जैसे आप गंजपन का जिक्र कर रही हैं, तो अब अगर किसी के बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे हों तो उसको क्या इस्तेमाल करना चाहिए कि उसके बाल गिरने एटलीस्ट कम हो जाएं, और फिर वहाँ जहाँ से गिरे हैं वहाँ पर नेचुरली जो है वो दोबारा से उगना शुरू हो जाए? एग्जैक्टली।
जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये चेक करना चाहिए कि आपके बाल तेज़ी से गिर क्यों रहे हैं, क्योंकि इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से बाल गिरते हैं। वो हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, वो आपका ब्लड जो है ब्लड एनीमिया यानी कि खून की कमी भी हो सकती है, या कोई भी और दूसरा डिसऑर्डर हो सकता है। हाँ, एक्सटर्नली आप इंस्टेंट घर में क्या कर सकते हैं, एग ऑयल मशहूर है, मगर उसकी बदबू से सब भागते हैं, क्योंकि उसकी बदबू निकले कैसे। तो आप अंडे की जर्दी में कैस्टर ऑयल और थोड़ा सा हल्दी मिलाकर रोज़ाना लगाना शुरू करें, उससे बाल कुछ हद तक फौरन रुकने शुरू हो जाते हैं और रीग्रो के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही। अच्छा, अब बिल्किस आपा, ख़वातीन चूँकि जितनी सेंसिटिव होती हैं बालों को लेकर, उतना जुल्म भी करती हैं बालों पर ना, कभी स्ट्रेटनर, कभी ब्लो ड्रायर, कभी डाइस, कभी कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी है ना। तो फिर लेकिन केयर करना भी तो ज़रूरी है ना बालों की। तो ऐसा क्या किया जाए कि बालों की प्रोटेक्शन जो है वो यकीनी बनाई जाए? ऐसे कोई टोटके बताएं। जी बिल्कुल, मैं बता रही हूँ। सबसे पहले बच्चों में और बड़ों में एक कॉमन चीज़ आ रही है कि बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो रहे हैं। उसके हम नेचुरोपैथी में हम कहते हैं कि नज़ले से भी वाइट हो सकते हैं। और अगर मैं न्यूट्रिशनल उस पे जाऊं तो उसमें होता है B6, B12, खून की कमी या जिंक की कमी की वजह से होते हैं। तो हमारे नेचुरोपैथी में बहुत ही पुराना नुस्खा है, लेकिन बहुत कारगर नुस्खा है, लेकिन उसका इस्तेमाल आज तक मतलब कि जिस तरह बताया गया उस तरह नहीं करते लोग। क्या करते हैं, छोटी हड़, ये देखिए छोटी हड़ है, ये जिंक का खजाना है और ये बालों को दोबारा काला करने में मदद करता है। अच्छा। तो इसका इस्तेमाल और बालों को लंबा घना करने में भी मदद करता है। जी बिल्कुल, ये प्रूवन बात है। अब इसको क्या है, तरीका लोगों को पता नहीं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। हर चीज़ का एक इफेक्ट होता है, एक साइड इफेक्ट होता है। अगर आप इसको ऐसे ही पीस कर इस्तेमाल कर लेंगे तो ये आपको जो है मोशन की तरफ ले जाएगा, ठीक है। मगर अगर आप इसको यानी कि इसके जो साइड इफेक्ट है उसको ख़त्म कैसे करते हैं, आपने गाय का देसी घी लेना है, ठीक है, आधा चम्मच, ठीक है, आपने अच्छा डाला। और इसमें अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने देसी घी गरम किया, ठीक है, और इसमें मैंने ये छोटी हड़ जो है डाल दिया। अब इसको डालूंगी और 1 मिनट के अंदर ये फूल जाएंगे। इसको जलाना नहीं है। जब हम बताते तो लोग जलाना शुरू कर देते, अगर आप देखें तो ये फूलना शुरू हो गई हैं। ये जैसे जो इनका वो है ना, उससे ये फूल जाती हैं। जैसे ये फूल जाएं बस फिर आपने चूल्हा बंद करना है, ठीक है। ठीक। अब ये गर्म हो जाएगा तो ये फूलना शुरू हो जाएंगे। तो फिर ये क्या होगा, इसके साइड इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, ये आपको मोशन नहीं लगाएगा और इसमें जो देसी घी जज्ब हो जाएगा। उसके बाद ये आपकी दवा बन जाएगी। ये देखें ये फूल रही है, ठीक है। जब ये फूल जाएंगे तो उसको ठंडा करके आपने पीस लेना है। पीसने के बाद जो है 1/4 चम्मच दिन में एक बार, जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनको इस्तेमाल करना है। और ये इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने इसको इस्तेमाल करना है जो है शाम 4 बजे तक, ठीक है। अच्छा। तो इससे जो है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जिनके बाल गिर रहे होते हैं। और बिल्किस साहब, ये सिर्फ 1/4 चम्मच दिन में एक दफा आप कह रही हैं इस्तेमाल करना है, और 4 बजे के बाद नहीं करना। जी मैं कह रही हूँ बच्चों के लिए ठीक हो गया। बड़े जो हैं 1 टीस्पून। अब ये देखिए इनकी शक्ल बदल रही है, ये फूलते जा रहे हैं। जैसे जैसे देखिए ये फूल गया है, बस इनको फुलाना है, इसको वो नहीं करना। ये देखिए सारे फूल गए, सही, ठीक है। तो आपकी ये दवा तैयार हो गई। इसके बाद इसको जो चूल्हे से उतार देना है, उसके बाद ठंडा करके पीस के इसका इस्तेमाल करें, इससे बहुत फर्क पड़ता है। सही। और भी बहुत सारे नुस्खे हैं जो आपके बालों को इंस्टेंट गिरने से रोकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा नुस्खा शेयर किया। अंडा, जी बड़ा। लेकिन अब मैं चाहूंगी बिल्किस साहब, जैसे बहुत सी खवातीन जो जॉब करती हैं और मेरे साथ भी यही मसला है कि आप बालों को बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई करते हैं, स्ट्रेटनर करते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। आप जितनी भी ऑयलिंग कर लो, बालों की ड्राइनेस ख़त्म ही नहीं होती और उससे वो फिर रूखे और बेजान नज़र आते हैं। तो कोई ऐसा टोटका बताएं जिससे बाल जो है वो जानदार नजर आए, रूखे और ड्राई नजर नहीं आए। जिन लोगों के बाल ड्राई डैमेज है और जो हर वक्त स्ट्रेट करते रहते हैं और चाहते हैं स्ट्रेटनिंग ना करें, नेचुरोपैथी में ऐसा क्या करें कि आपके बाल स्ट्रेट रहें और फ्रिज खत्म हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सुहागे को तवे पर भून लेना है।
जब सुहागे को आप तवे पे फुला लेंगे, उसके बाद उसको पीस लेना है, पीस कर पाउडर बना लेना है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपने लेना है कच्ची शक्कर या देसी शक्कर जो कहते हैं, ठीक है, देसी शक्कर लेना है। अच्छा, और जो तीसरी चीज़ जो आपने लेनी है वो है कॉफ़ी। और चौथी चीज़ इसमें है दही। अब आपने जो सुहागा फुला लिया था, फुलाकर पीस लिया था, 1 चम्मच आप सुहागा लेंगे, 2 चम्मच आप देसी शक्कर लेंगे, 2 चम्मच आप कॉफ़ी लेंगे और इनको आप बना लेंगे दही में। इतना दही मिलाएंगे कि वो क्रीम बन जाए। अब ये क्रीम हफ्ते में एक बार अपने बालों में लगाकर अच्छी तरीके से सर से सिरों, जड़ से सिरों तक लगाकर अच्छी तरीके से ऐसे कर लेंगे। जब आप इसको करते जाएंगे और आपके मतलब एक जितने बाल आपने लिए उसमें 10 दफ़ा तक करना है, जैसे 1 2 इस तरह करके 10 टाइम्स करके पूरे बालों में आप लगा लेंगे। आप यकीन करें इसमें लगेगा तो आपको आधा घंटा, लेकिन जब आपके बाल धुल कर आएंगे तो आपके बाल एक बाल आपका अलग होगा और फ्रिज खत्म हो चुका होगा। और अगर हर हफ्ते करेंगे तो आपको स्ट्रेटनिंग की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्किस साहब तो बड़े अच्छे टोटके बता दिए। बिल्कुल। और साथ में जब बिल्किस साहब से मैंने पूछा कि कॉमन इश्यूज क्या हैं तो उन्होंने गंजेपन का जिक्र किया। तो मैं चाहूंगी डॉक्टर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट्स हैं। गुड मॉर्निंग, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। तो आपके ख्याल में क्योंकि हम बात कर रहे हैं बालों की हिफाजत की जाए, कैसे की जाए, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, ख़ासतौर पर मर्द हजरात जो हैं अगर बाल झड़ गए हैं, ख़त्म हो गए हैं तो वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो कितनी रेशो है लोगों की इस प्रोसीजर की तरफ जाने की, और इसके क्या अच्छी बातें हैं और क्या साइड इफेक्ट्स हैं? और जब लोग जाते हैं तो मेन कॉजेज क्या सामने आती हैं आपको कि उनके बाल क्यों गिरते हैं? ठीक है, जो पहले रीज़न की बात कर लेते हैं, काजेज़ क्या हैं हेयर फॉल के। जिस तरह मैडम बता रही थी कि इसमें मेन काज है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसका मेल पैटर्न एलोपेशिया जिसको हम कहते हैं। आपका फ्रंटल और राइटल एरिया और ऑक्सीपिटल तक आपको बाल्डनेस हो जाती है। ये तो फर्स्ट। बाकी जो इसमें काजेज़ हैं, स्ट्रेस है और सर्टन डिजीज़ ऑफ स्किन लाइक फंगल, मोस्ट कॉमन है फंगल इन्फेक्शन, उसमें भी ये हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। सो ये मेन काजेज़ हैं जो कि, और अगर मैं उस पर स्ट्रेस करूँ हार्मोनल इम्बैलेंस पे, तो वो जेनेटिक उसमें एक पहलू होता है कि वो फैमिलियल ख़ानदानी भी वो होता है उसमें। सही। ये तो काजेज़ हो गए। अब इसमें यह है कि असेसमेंट कैसे करनी है। जब पेशेंट आपके पास आता है तो आपने कैसे डिसाइड करना है कि पेशेंट नीड्स हेयर ट्रांसप्लांट और नॉट। तो उसमें यह है कि सबसे पहले एज क्या है पेशेंट की, एट विच एज दिस हेयर फॉल स्टार्ट्स। यूजली अगर 16 to 18 पे ये स्टार्ट हो जाता है एंड्रोजेनिक जो है, और इट कंटिन्यूज अप टू 30-35। जो मेन जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है हेयर फॉल की वो इसी कैटेगरी में है, और इनकी ये है जो एज जो रेंज है। ठीक है। तो सेकंड जो है, बाकी जो काजेज़ हैं वो किसी एज पे भी हो सकते हैं, जिस तरह स्ट्रेस है या इन्फेक्शन है या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, वो किसी स्टेज में भी हो सकती है। हम ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे इसी काज पे। हम मोस्टली हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया वाले पेशेंट के। ठीक है जी। तो पहले तो हमारे पास कब वो प्रेजेंट किया, अगर तो वो अभी उस हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है तो फिर हम पहले जिस तरह डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या हम भी उनको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि हेयर फॉल मिनिमम हो जाए। ठीक है। अगर वो इनिशियली प्रेजेंट किया उसने और फॉल हो रहा है, अभी उस तरह बाल्डनेस नहीं हुई कि हेयर ट्रांसप्लांट हो सके, थिनिंग हो रही है और डेंसिटी कम हो रही है, तो फिर हम सर्टन मेडिसिन हैं उस पर डाल देते हैं। हम वाइड रेंज कवर देते हैं, न्यूट्रिशन भी साथ देते हैं, इन्फेक्शन शैम्पू वगैरह भी हम उनको देते हैं। और सम टाइम हम कुछ लोग फिनेस्ट्राइड्स जो कि एंटी एंड्रोजन है टैबलेट, वो भी प्रेस्क्राइब करते, लेकिन उसका ज़रा साइड इफ़ेक्ट थोड़े से हैं। 2 to 4% में वो इम्पोटेंसी भी करती है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं टू प्रेस्क्राइब दैट ड्रग। अगर पेशेंट इवन विद दिस मेडिसिन द हेयर फॉल कंटिन्यूज, फिर हम कब डिसाइड करते हैं कि हमने इनका हेयर ट्रांसप्लांट करना है। तो यूजुअली जब मेन क्राइटेरिया होता है कि आपका हेयर जो फॉल है कब स्टॉप हुआ या कम कब हो रहा है। ठीक है जी। अगर अभी भी रैपिड है तो फिर ज़रा मतलब बालों का गिरना बंद होना चाहिए। हाँ, जो मेन अगर आप अच्छा उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं, वरना आप लगा देंगे दरमियान से दोबारा गिर जाएंगे। वो नहीं गिरेंगे।
इसके अलावा बालों की केयर ना करना भी एक वजह है या जी नहीं? जी, जिस तरह मैडम बता रही थी कि जिस तरह स्ट्रेटनिंग और ये करती हैं उस वो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ हेयर फॉल। तो उससे भी होता है, नो डाउट न्यूट्रिशन भी होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। इन्फेक्शन, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन जो आपके डैंड्रफ है, ये भी वन ऑफ द कॉज, ठीक है। और सम टाइम अगर आप एमोलिएंट लगा के रखें फेस पे, मॉइस्चराइज़र स्कैल्प पे, तो वो भी हेल्प करता है हेयर फॉल को रोकने में। लेकिन ज़्यादातर जो मैं फिर कहूँगा कि ज़्यादातर जो कैटेगरी है, ज़्यादा पेशेंट है वो एंड्रोजेनिक जेनेटिक उनमें ज़्यादा पैदा होता है। अच्छा, आप बार बार डाइट की बात करें कि आप बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो सना क्या बेस्ट डाइट होती है? और आपके पास ऐसे क्या आपने कुछ ऐसे केसेस डील किए हों या आपके एक्सपीरियंस में गुजरे हों कि जिनको बाल गिर इसलिए रहे हों कि उनकी डाइट अकॉर्डिंग टू उनकी जो बालों की ग्रोथ है उसके नहीं है? ऐसा ही है। मैं ये कहूँगी कि बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका लाइफस्टाइल है। आप डाइटरी हैबिट्स, उसमें कौन कौन सी डाइट कौन कौन सी ले रहे हैं, किस तरह से डाइट ली जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा है उसकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो वो उस चीज़ को क्योर नहीं कर सकेगा। डाइट में विटामिन बी आ जाते हैं, विटामिन सी आ जाता है, ये बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि उनका वेट गेन स्टार्ट हो गया तो वो वेट लॉस के लिए बहुत सारे टोटके करने लग जाते हैं खुद से। तो वो जब वेट लॉस के लिए इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं उसमें वो अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू को खो रहे होते हैं। न्यूट्रिशन उसमें से निकाल रहे होते हैं, वो सारा सारा दिन भूखे रह रहे होते हैं, कुछ खा नहीं रहे होते, उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे बिल्किस आपा ने भी बताया, जिंक डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन सी डेफिशिएंसी होगी, विटामिन बी डेफिशिएंसी, B6 बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कोलेजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो विटामिन सी जब तक हम अपनी डाइट में नहीं लेंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि हम सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर देते हैं। सही, सप्लीमेंटेशन रिकमेंड करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। आप उनको, अगर वो अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू से उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे तो हम सप्लीमेंट रिकमेंड कर देते हैं। डॉक्टर्स मोस्टली रिकमेंड करते हैं। सप्लीमेंट की एब्जॉर्प्शन की बात होती है। सप्लीमेंट ले तो लिए, उनको एब्जॉर्ब कैसे? अब बॉडी के अंदर अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, वो प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, सारी प्रोसेस चीज़ें खा रहे हैं, नेचुरल वे में कुछ भी नहीं ले रहे, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको हेयर लॉस है और आप क्या कर रहे हैं, विटामिन सी सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, आप बाकी दूसरे सब बायोटिन सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, उसके साथ आपका कैफीन इंटेक, आप चाय बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा बॉडी में। एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा जैसे हम कहते हैं HB रिच फूड खाएं, आपने गोश्त खाना है, लाल लोबिया खाना है, इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करें। जी, अच्छा, अगर आपके बालों का कलर चेंज हो रहा हो, जैसे आपके बाल पहले ब्लैक हो, फिर एकदम से ब्रिटर हो रहे हो, गोल्डन कलर में हो रहे हो, आपके बाल बिल्कुल ऐसे झाड़ू की तरह हो रहे हैं, तो ये निशानदेही करती है कि आपको न्यूट्रेंट की कमी हो रही है, तो ग़िज़ाइयत की कमी हो रही है। तो जैसे आप न्यूट्रिशनिस्ट कह रही थी मेरी बेटी, तो उस पर अमल कर। लाल लोबिया, हर लाल चीज़ और हर हरी चीज़ जो रख के काली हो जाती है वो बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे पालक काट के रख दें तो वो काला हो जाएगा, लौकी काट के रख दें तो वो काला हो जाएगा। इवन केला छिलके समेत खाना चाहिए बालों के लिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। और मैं अपने भाई के लिए, जिन्होंने दुबई से फ़ोन किया था, उनका बाल लंबा भी नहीं हो रहा है और गिर रहा है, उनके लिए और सबके लिए जिनके बाल बहुत गिर रहे हैं। और मेल में मैं एक बात बता दूं, एक बूटी है जिसका बॉटनिकल नेम ट्राइबुलस है, गोखरू जिसे कहते हैं, वो मेल हार्मोन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हार्मोन को सप्रेस नहीं करता बल्कि हार्मोन को बैलेंस करके बाल निकालने में मदद करता है, वो है गोखरू। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, साइड्स खाली हो रही हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, गोखरू पीस कर पाउडर बना लें, आधा चम्मच सुबह शाम कहवा बना के पीना शुरू कर दें, उससे भी बाल गिरना रुक जाते हैं। और घर में आपने क्या करना है, आपने लेना है अंडे की जर्दी, जी, उसका कहवा पीना है। और ये अंडे की जर्दी मैंने ली, इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, ठीक है, ये सबके लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए जिनके बाल बहुत गिर रहे हैं, ठीक है। मैंने आधी चम्मच हल्दी इसमें डाली और ये मेथी और अलसी पीस कर पाउडर बना के रखा है, और इसको भी मैंने आधा चम्मच इसमें डाला। सही, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, ठीक है। और इसमें मैं डालूंगी कलौंजी का तेल। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद इसमें कलौंजी का तेल डालूंगी, ठीक है जी। और ये कलौंजी का तेल डालने के बाद 1 चम्मच कलौंजी का तेल, इसके बाद इसको बालों में लगाकर आपने स्टीम ज़रूर लेनी है।
आप यकीन करें अगर आप ये रेमेडी यूज करेंगे तो इससे एटलीस्ट आपके बाल गिरना रुक जाएंगे। सही, ठीक है। ये देखिए ये क्रीम बन गई और इसको जो है ना लगा के 1 घंटे बाद आप धो लीजिएगा। धोने का तरीका ये है कि आप थोड़ा सा आधा लेमन को पानी में स्क्वीज करके पहले लगा लें, तो आप जिनको शिकायत होती है कि अंडे से स्मेल आती है, स्मेल नहीं आएगी। ओके, वेरी नाइस। और उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू कर लें तो आपके बाल गिरना यकीनन रुक जाएंगे। अच्छा एक और जैसे मेरी बेटी ने बोला था कि बाल हम रोज ब्लो ड्राई करते, तो हम घर में जाके क्या करें। घर जाके आपने क्या करना है, आपने लेना है, सबके घरों में मौजूद है स्पागोल की भूसी, सही है, जिसे हस्क जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने कब्ज वगैरह के लिए, लेकिन ये बहुत अच्छे आपके बालों से फ्रिज हटाने के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने स्पागोल की भूसी ली जी। और उसके साथ आपने लिया कैस्टर ऑयल, ठीक है जी। इसको इसमें मिक्स किया और थोड़ा सा पानी डाला, तो ये आपके बालों के लिए फ्रिज निकालने के लिए, और जो आपने ब्लो ड्राई वगैरह करके अपने बालों का थोड़ा सा काम तमाम किया था, इसमें मैं थोड़ा पानी भी मिलाऊंगी। ये भी देखिएगा क्रीम बन जाएगी, ठीक है। इस क्रीम को बालों में लगाएं सिरों से जड़ों तक, जितना आपको रिक्वायर्ड हो इतना लीजिएगा, ये लगाएं। ये आप रोज लगा सकते, उसके बाद आप कर लें। आप देखेंगे कि आप और ये आपा कितनी देर लगाना चाहिए? और जो इसमें ये आधा घंटा या 10 मिनट पूरे बालों में लगाएं। जैसे पहले मैंने सुहागे का नुस्खा दिया था, उसी तरीके से ये है इसमें, लेकिन वो आप हफ्ते में 1 दफा कर सकते हैं, ये आप रोज कर सकते हैं। ये क्रीम आप अपने बालों में लगाएं, आप देखें आपका एक एक बाल खिला खिला हो जाएगा, और जो 2 मुँहे बाल हो रहे आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाएंगे। आपा ये तो आपने बड़ा अच्छा और सस्ता नुस्खा बताया वैसे, सीरियसली। जी बिल्कुल, और बहुत इफेक्टिव नुस्खा है। देखिए हर्बल रेमेडीज जो होती हैं उनकी कीमत नहीं देखी जाती, उनके असरात देखे जाते हैं। इसका असर भी ऐसा ही है जैसे आप बहुत महंगे क्रीम लेते हैं। सही। चलें, ठीक हो गया। आपकी तरफ आएंगे फिर आपा, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है। कंडीशनर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, मास्क बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं ताकि बालों की जो फ्रिजीनेस है उसको ख़त्म किया जाए, बाल ज़रा अच्छे हों। क्या ये भी नुकसानदेह होते हैं? हाँ, वाइट बालों को काला किस तरह किया जाए नेचुरल चीज़ों से, ये सारा कुछ पूछते हैं आपस से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। और डॉक्टर अब्बास साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आपने बताया कि ट्रांसप्लांट करने के लिए, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप जो कंडीशंस देखते हैं उस पेशेंट की, आपकी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम टाइम गुजारा जाए। जब तक बाल गिरना बंद ना हो तब तक आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाते, अनटिल अनलेस पेशेंट फोर्स ना करे। ओके, कि मेरा फंक्शन है या मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि आप लगा दें, ठीक है, सेकंड सेशन पे बाद में देख लेंगे ठीक है। लेकिन केयर क्या बताते हैं आप? अगर हेयर ट्रांसप्लांट कर भी देते हैं उसके बाद क्या केयर होती है, या फिर आपको ये लग रहा हो कि नहीं इसको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, तो ये सिर्फ केयर ही करे तो अपने बालों की ग्रोथ दोबारा से कर लगता है, उस सूरत में क्या आप एडवाइस करते हैं? हाँ जी, उसमें फिर हम लार्ज डिपेंड अपॉन एग्जामिनेशन के उसकी कुछ स्किन डिजीज़ तो नहीं है जिस तरह फंगल वगैरह, तो हम वो ट्रीट करते हैं। नो डाउट, जिस तरह मैडम ने बताया कि न्यूट्रिशन हम सप्लीमेंट्स देते हैं, फिर हम स्प्रे देते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा आजकल ज़्यादा चल रहा है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अच्छा। तो लोग उसके भी सेशन कराते हैं, उससे ये है कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, हेयर फॉल काफ़ी। और ये कितने टाइम का प्रोसीजर होता है, कितना वक्त लग जाता है? 1 मंथ लगाते हैं। हाँ जी, सो 5 to 6 सेशन के बाद, अगर पिछले 2 वीक्स का मेरे से पूछें तो तकरीबन मैंने 5-6 पेशेंट से पूछा है, उनमें एक का तो नहीं फॉल कम हुआ, 30% हुआ है, लेकिन बाकियों का अगर कह लें तो 90 to 100% कम हुआ है PRP से। हाँ जी, PRP के साथ फिर डिफरेंट वो कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, लेकिन मेन आप PRP है जो आपके ब्लड से ही बनाते हैं। डॉक्टर साहब, हमने बड़ी खतरनाक वीडियोस देखी हैं ट्रांसप्लांट की, बड़ा साइड इफेक्ट देखा है। वो कौन से पेशेंट होते हैं? क्या जिस तरह आप बता रहे हैं तो उससे तो लग रहा है कि बड़ा आप ध्यान से ख्याल रख के पेशेंट का और अकॉर्डिंग टू हिज जो उसकी हेल्थ होती है उसको देखते हुए करते हैं, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं वहाँ क्या ये इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया?
हाँ, नज़रअंदाज नहीं, लेकिन उसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स तो होते हैं हर चीज़ के जो आपने देखने हैं सर्जरी से पहले। जिस तरह अगर स्टेप वाले मेथड में ले लें, 2 मेथड है, एक स्टेप है, एक FUE है। स्टेप आप पूरी एक पीछे से ले रहे हैं, उसमें एक वुंड बनता है जो क्लोज हो जाता है और एक लाइन रहती है उसमें। जो FUE है उसमें आप डॉट 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 मे बी 1000 डॉट छोटे छोटे आप पीछे बनाएंगे। अब कॉम्प्लिकेशन किन लोगों में हो सकती है, या एक तो पेशेंट की अपनी कंडीशन, जिस तरह डायबिटिक्स हैं और स्मोकर्स हैं, तो यूजुअली बंदा अगर डायबिटिक्स वाला पेशेंट आपको फोर्स कर रहा है तो अपनी कोशिश करें कि पेशेंट को पहले ऑप्टिमाइज़ कर लें, उसकी ब्लड शुगर कम से कम लेवल पे ले आएं, सही, और थोड़ा अर्सा वेट करें ताकि उसके दूसरे स्मोकर, और अगर स्मोकर भी है, हैवी स्मोकर है, तो उसको कहें इफ़ ही कैन क्विट स्मोकिंग फॉर एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट इट विल बी गुड। तो ये तीसरी जो बाकी ये है ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट। बाकी पार्ट ऑफ सर्जन क्या है कि जब अगर स्टरलाइजेशन का ख्याल ना रखा जाए, जो मेन मैडम बता रही थी कि हमने डिजास्टर्स, वो इन्फेक्शन की वजह से, और इस्कीमिया 2 काजेज़ हैं। इन्फेक्शन आपने किया है, उधर इन्फेक्ट हो गया है, हाँ जी, उसकी सही केयर नहीं की, वो फैलता है और स्किन लॉस हो सकता है। दूसरा इस्कीमिया है कि स्टिप ली है और टाइट बंद किया है, उससे फिर ब्लड सप्लाई नहीं होती और वो काला हो जाता है, उससे वो इतना बड़ा गैप बन जाता है। ठीक है। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट में कोई जिद्दत, कोई इनोवेशन आई है? लाइक सर के बाल लगाने के जो 2 तरीके हैं, कोई किसी तीसरे चौथे तरीके में भी काम हो रहा है? और दूसरा ये कि आईब्रोज हैं, या हम कहीं भी ये ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? हाँ जी, कहीं भी आईब्रोज पे भी कर सकते हैं। लोग करवाते हैं आपसे? हाँ जी, लोग कराते हैं। ज़्यादा फीमेल, हाँ, इसमें ज़रा थोड़ा सा रिस्की इसलिए होता है कि इसमें ज़्यादा बंदे को कॉशियस होना पड़ता है। अच्छा, और इसमें आपको सिलेक्शन ऑफ हेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इधर ग्रो तो ऐसे लगाने चाहिए। मैं पूछना चाहता, अगर सर का बाल इधर लगा दिया जाए तो लंबा निकलेगा। हाँ, वो फिर कोशिश करते हैं नेप से लेते हैं, या फिर आपकी लेग से भी लेते हैं, क्योंकि ये बहुत थिन होते हैं और ग्रो भी बहुत स्लो करते हैं। लेकिन इस पे लगाने के बाद फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इंटर्न बाल करता है तो आई का प्रॉब्लम, वो इरिटेशन हो सकती है। तो ये ज़रा वो है, अदरवाइज इसके ठीक। सही सही सही। तो सना, इसमें जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, वही आई लैशेज और आईब्रोज की बात है। अच्छा, ये तो हो सकता है कि हम अगर नहीं है तो ट्रांसप्लांट करवा लें, लगवा लें, लेकिन जो हैं उनकी हिफाजत कैसे की जाए? हाँ, अगर हम आईब्रोज और आई लैशेज़ की बात करते हैं तो वैसे में इंटरनल हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन ऑलिव ऑयल अगर हम लगाना शुरू कर दें अपने आई लैशेज़ पे, आईब्रोज पे, तो वो भी एक इफेक्ट देता है। और खाना क्या चाहिए कि खाना एग्जैक्टली मेरा वो जो फॉर्टे वो खाने की तरफ ही ज़्यादा फोकस था। तो वो ये है कि आप अपना बिल्कुल लाइफस्टाइल प्रॉपर चेंज करें, डाइटरी पैटर्न्स को चेंज करें। आपने ब्रेकफास्ट में सुबह क्या लिया? हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, सुबह उठे और कुछ खाए पिए बगैर अपने कामों में चले गए और कुछ नहीं लिया। आप एटलीस्ट सुबह जब अपना ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें अंडे को कंपलसरी करें। और कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अंडा तो ले लिया लेकिन मैंने उसका योक पार्ट नहीं लिया, मैंने उसकी योक निकाल दिया, मैंने एग वाइट खा लिया, क्योंकि उससे तो मुझे कोलेस्ट्रॉल, वो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर बायोटिन और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। खाता योग बिल्कुल नहीं खाता मैं। एग वाइट, लाइक बॉइल्ड एग होता है, मैं उसका वाइट खा लेता हूँ। वो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे होते हैं वो तो एग योक के अंदर होते हैं, जिन्हें हम डिनाई कर रहे होते हैं। और वाइट से सिर्फ प्रोटीन्स मिल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसी है। ओके ओके, तो अंडा खाए तो पूरा खाए। अंडा पूरा खाना चाहिए, हम नेचर के साथ नहीं वो कर सकते। कुछ 2 अंडों के साथ एक जर्दी खा सकते हैं, मतलब आधी आधी। अंडा एक ही खाना चाहिए पूरे दिन में। अंडा, अच्छा, पूरे दिन में नहीं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने प्रोटीन बाकी चीज़ों से भी लेनी होती है। आपको गोश्त से भी प्रोटीन मिल रही होती है, अगर आपने पूरे दिन में कोई दालें ली हैं उससे भी आपको प्रोटीन मिल रही है। फिर इस तरह से उसका आप पूरे दिन में अगर आपकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की है 30 ग्राम्स या इस तरह से 3 से 4 सर्विंग है, तो हमने हर चीज़ से पूरी करनी है। सही। अकेला अंडा खा के प्रोटीन पूरी नहीं। अच्छा, जल्दी से ये बता दीजिए कि बालों की नशोनुमा के इनकी केयर के लिए जो आपने बताया जिंक इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हमारी खुराक में क्या होना चाहिए? फ्लैक्स सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं उसके अंदर। फ्लैक्स सीड्स खाने चाहिए। कोकोनट बहुत ज़्यादा है, हम कोकोनट को रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं, उसको क्रश करके फ्रेश वाला भी खा सकते हैं। फ्रेश वाला भी खा सकते हैं। उसके अलावा हम गोश्त को अपनी अगर खुराक में शामिल करें, गोश्त कोई भी, वाइट रेड दोनों? हाँ जी। और उसमें हम पालक भी ले सकते हैं। विटामिन सी के लिए हम सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं। अमरूद एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। पाइनएप्पल भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो वो अपनी फ्रूट रिक्वायरमेंट, अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट, जब हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लेंगे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो सकती है।
साथ। फिजा, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगी? मैं वालेकुम अस्सलाम, मैं डॉक्टर बिल्किस से बात करना चाहती हूँ। जी बात करें, वो आपको सुन रही हैं। मेरे ना बाल आगे से बहुत कम हो रहे हैं और गिर भी बहुत ज्यादा रहे हैं। माथे से पीछे हट रहे होंगे, है ना? जी जी। ये बड़ा कॉमन इशू है। जी बिल्किस आपा, आप स्किन भी बहुत ना मेरी ऑयली है। बाल भी एक दिन धोए ना उसके बाद। अगर ऐसा होता है कि आपा पूछ ले। हाँ, अगर कुछ पूछना ठीक है, मैं बता देती हूँ। कुछ पूछना तो नहीं। अच्छा, आपा बेटा स्किन ऑयली है, इसमें स्मेल तो नहीं आती है? जैसे आप एक दिन बाल नहीं धो तो बालों से बदबू आने लगती है? नहीं, बदबू नहीं आती, लेकिन उसमें से जैसे गंदे गंदे ऑयली आ जाते हैं ना, वैसे हो जाता है। अच्छा, जैसे आज आप दो और आज शाम से या 2 घंटे के बाद से ऑयल आना शुरू हो जाता है, ऐसा होता है? हाँ जी। आपके हार्मोन्स सही है? हार्मोन्स का मसाइल तो नहीं है ना? आपने चेक कराया? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आप सुन लें। आपने पूछा था कि आईब्रो अगर गिरे तो क्या खाना चाहिए। तो हर्ब्स में 2 चीज़ें जिसमें सिलीनियम जिनमें बहुत ज़्यादा हो, मिकदार में हो, सिलीनियम मिनरल, वो बालों को उगाने में आपकी मदद करता है। तो खीरा और अदरक, इन दोनों का जूस बना के, बच्ची जिसके बालों में बहुत ऑयल आता है, तो खीरा और जूस मैं मिकदार बता देती हूँ। आपने इतना सा टुकड़ा अदरक का लेना है, इतना छोटा 2 से 1.5 इंच का टुकड़ा, और 2 खीरे लेने हैं। इन दोनों को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है। ये पीना भी है और इसको सर की जड़ों में भी लगाना है और जो है अपने आईब्रो पे भी लगाना है। यहाँ पे लगाने का बिल्कुल नहीं कहूँगी। यहाँ पे सिर्फ आप एलोवेरा जो जेल होता है उसको कैस्टर ऑयल में मिलाएं और लगाने का सुरमा जो है वो उसमें मिक्स करके आप लगाएं। तो और जिस तरह के हम मस्कारा जो लेड होता है उसमें ये चीज़ें डाल दें आप। अच्छा। उसके बाद मस्कारा की तरह लगाएंगे तो आपकी पलकें जो है वो घनी हो जाएंगी। और जो मैंने जूस बताया है और जो मेरी ये बेटी है, इसको हल्दी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहिए। डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि ये फंगस की तरफ जा रहा है और उसको बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करना चाहिए। जिनके बालों का में इतना सिबम होता है कि फौरन ऑयली हो जाए, उनके लिए फिर तेल नहीं है। उनके लिए जो मैंने अभी ये चीज़ बताई ये है, या तो आप दही जो है उसमें हल्दी मिला के लगाने लगे, आप देखेंगे इससे बाल गिरना भी रुक जाएंगे। और जो अदरक और खीरे का जूस पीना शुरू कर देंगी, इससे भी इनका जो ऑयल है वो कंट्रोल हो जाए। देखिए, जेनेटिक प्रॉब्लम्स को हम डिले कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, उसके लिए लीच ऑयल आता है, जोंक का तेल, वो कलौंजी के तेल में मिलाकर लगाना चाहिए। इससे बाल रुक जाते हैं। जैसे मैंने मेल पेशेंट को बताया कि गोखरू और जिंजर, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने में आपकी मदद करते हैं। तो आप गोखरू की, जैसे मैंने बताया कि उसको उबालकर सुबह शाम पीजिए। अच्छा, स्ट्रेस, डॉक्टर साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्ट्रेस से भी बाल गिरते। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए कैमोमाइल टी बहुत अच्छी होती है, जिसे गुले बाबूना चाय कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करें। और जिनसिंग टी भी मिल जाती है, जिनसिंग टी भी बहुत अच्छी होती है। वो स्ट्रेस को और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को पूरी बॉडी में बहुत अच्छा करती है। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से हम अपना जो उसको डिले कर सकते हैं, कि आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कह रहे हैं कि मेरे भाइयों के बाल अच्छे हैं मगर मेरे बाल सिर्फ 20% रह गए। और आपने क्या करना है, ज़ाफ़रान को दूध में भिगोना है और उसमें मुलैठी डालनी है। आधी चम्मच मुलैठी, 2 चम्मच कच्चा दूध, यानी कि बगैर उबला हुआ दूध। मैं डब्बे के दूध की बात नहीं कर रही। अच्छा। बगैर उबला हुआ दूध आपने 2 चम्मच लेना है, आधी चम्मच मुलैठी रहना है और गिन के 7 से 8 ज़ाफ़रान के जो धागे होते हैं वो लेना है, उसको रख देना है। वो आपस में मिक्स हो जाएंगे तो ये आप बालों में लगाना शुरू कर दें। जिनका मोरसी यानी ख़ानदानी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए ये नुस्खा बहुत बेहतरीन है। ये लगाना शुरू करें। एक दिन आप ये लगाएं, दूसरे दिन सिर्फ आप अदरक का जूस लगाएं। सही, ठीक है, तो इससे फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा बिल्किस साहब, जल्दी से आप जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि टाइम चूँकि वापस कम है, वो लोग जो डाई से बचना चाहते हैं वो अब एज के उस हिस्से में जा रहे हैं, बाल उनके वाइट होना शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों के उम्र के हिसाब से वक्त से पहले भी बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो कुदरती तरीका, हर्बल तरीका, वो अपने बालों को ब्लैक कर सकें, किस तरीके से वो उस वाइटनेस, बाल वाइट होने से बचा सकें?
आमले का मुरब्बा खाया करें, इससे बाल सफ़ेद होने से बचते हैं। आमला और चुकंदर, आमला का पाउडर जो है चुकंदर के जूस में मिलाकर रोज़ाना बालों में लगाना शुरू करें। अभी गेंदे के फूल आ रहे हैं, मैरी गोल्ड जिसे कहा जाता है, वो भी इसमें शामिल कर दें। इसका स्प्रे बना के रखें, रोज़ाना सर के जड़ों में स्प्रे करें। ग़िज़ा अपनी बहुत ही अच्छी रखें, जो कुदरत ने आपको दिया वो खाएं, जो इंसान ने उसमें अमेंडमेंट करके चीज़ें पैदा कर दी हैं, हाइब्रिड चीज़ें नहीं खाएं जिसमें हार्मोन्स होते हैं, वो नहीं खाएं, कुदरत के करीब रहें और तो आपके बाल अच्छे होंगे। तो बिल्किस साहब, आमले का जिक्र किया, सीकाकाई और आमला पहले बड़ा मशहूर था, सुना जाता था घरों में कि ये सबसे बेस्ट है बालों के लिए। अब आपने भी अभी आकर जिक्र किया, तो ये क्या ख़त्म हो गया या और हर्बल चीज़ें बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गई? नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हर्बल चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, बल्कि अब तो पूरी दुनिया हर्ब्स की तरफ आ रही है। आप किसी भी शैम्पू का इश्तिहार उठा के देख लें, किसी भी तेल का इश्तिहार उठा के देख लें, आमला रीठा सिकाकाई से वो खाली नहीं होता। दुनिया तो पलट के आ रही है, मगर हमने अपनी चीज़ें छोड़ दी हैं। तो हमें दोबारा अपनी रूट्स की तरफ आनी है। अपनी जो चीज़ें पहले आमला रीठा सिकाकाई भिगो कर बाल धोए जाते थे, आपको पता है बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है उनके बालों को धोने के लिए मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत नेचुरल शैम्पू है। अब पूरी दुनिया में मिट्टी के जो है वो सोप बनाए जा रहे हैं, शैम्पू बनाए जा रहे हैं, हमने उन चीज़ों को छोड़ दिया है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते मैं चाहूँगी कोई अच्छा सा ऑयल बता दें जिससे बाल ओवरऑल बाल अच्छे रहें, जो ड्राइनेस है वो ना हो, जरा खूबसूरत लगे, जानदार। बिल्कुल, ऑयलिंग करने का बेस्ट तरीका क्या है? कौन सा ऑयल यूज किया जाए बेज़रर है, जो बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट्स ना उसके? देखिए, हर तेल अच्छा है जो आपको सूट करता है। अच्छा। मेरी नज़र में जैतून का तेल भी बहुत अच्छा है, कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा है, सरसों का तेल भी बहुत अच्छा है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो जो कड़वा सरसों का तेल होता है वो जो थोड़ा सा आपको इचिंग करता है, वो स्टिमुलेट भी करता है, उसमें अदरक का जूस निचोड़ें, बालों की जड़ों में लगाएं, इंशाल्लाह इससे भी बाल गिरना रुकते हैं। सही। अच्छा आपा, ये कहिएगा कि ये जो मार्केट्स में अब इतने तरह तरह की इतनी बड़ी रेंज है शैम्पूज और कंडीशनर्स की, बिल्कुल। अच्छा, अब तो कुछ शैम्पूज ऐसे भी आते हैं जो 2 in 1 होते हैं, शैम्पू प्लस कंडीशनर होते हैं, तो ये कितना हार्मफुल होते हैं? ये यूज करने के लिए कितना चूजी होना चाहिए? किस किस्म का शैम्पू और कंडीशनर यूज करना चाहिए हमें? देखिए, हर चीज़ जो रिसर्च करके बनाई जाए ना वो हार्मफुल नहीं होती, लेकिन जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं, इसी तरह हर इंसान का थंब प्रिंट बराबर नहीं है। तो हम ये नेचुरोपैथ होके मैं किसी पे उंगली उठाऊं, ये अच्छी चीज़ नहीं। मगर आप अपने शैम्पू चेंज करते रहे, उनके इंग्रेडिएंट्स चेंज करते रहे, उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें कि उसमें क्या है। हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छा होता है, रोज़मेरी बहुत अच्छा होता है। तो हमें ये करना चाहिए कि हम जो एक ही शैम्पू पे हमें ये पढ़ना चाहिए हमारे बालों में डैंड्रफ है, अगर नहीं है तो हम डैंड्रफ वाली शैम्पू क्यों इस्तेमाल करते हैं। और एक बात याद रखें, शैम्पू चाहे मेरा हो चाहे किसी बड़ी कंपनी का, उसका काम सिर्फ आपके बालों को धोना है, ठीक है, और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। जो न्यूट्रिशन वगैरह चीजें आपको देंगे, हाँ उसमें अगर एक्सट्रैक्ट डले हुए हैं तो आपके बालों को अच्छी तरीके से धोएगा, हार्म नहीं पहुंचाएगा, नुकसान आपकी जिल्द को नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हम जिस चीज को भूल गए हैं, जो हम अपनी पुरानी चीजें भूल गए, पहले हर घर में सरसों का तेल रखा जाता था, बरकत के तौर पे भी रखा जाता था। अब वो सरसों का तेल बच्चे भी हाथ नहीं आते। मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने बेटे को पकड़ पकड़ के जो है ना तेल लगवाती हूँ। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमें अपने रूट्स पे आना पड़ेगा ताकि हम बहुत बड़े मसाइल से बच सकें। ये नहीं आपा, सरसों का तेल सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। सरसों का तेल बहुत अच्छा है। चले ओके। अच्छा, या तिल का तेल, ठीक है आपा। मैं चाह रहा हूँ डॉक्टर क्योंकि तिल और सरसों में हम नेचुरोपैथ कहते हैं, कुछ बनाया भी जाए ना तो वो चीजें इन्फ्यूजन जो है ना वो बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर मैं अपना बेस तिल का तेल लेती हूँ या सरसों का तेल लेती हूँ, तो उसमें मैं जितनी भी हर्ब्स पका लूँ, जितनी भी चीजें कर लूँ, तो उसकी अपनी न्यूट्रेंट जाया नहीं होती, दूसरी न्यूट्रेंट उसमें जज्ब हो जाती है। तो एज बीइंग अ नेचुरोपैथ तिल और सरसों बेस्ट है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते ये बताएं कि पैसे कितने लगते हैं हेयर ट्रांसप्लांट पे? कितना खर्चा आता है? मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना? इट डिपेंड्स। यानी कि अगर मार्केट में जाएं तो मेरे ख्याल में 40 से लेके
200 तक है, 40,000 से लेके 200,000 तक मार्केट में। मतलब 40,000 से लेके 2 लाख रुपए। एक बाल लगवाना हो तो उसके कितने पैसे देने पड़ते हैं? नहीं ये ऐसे कुछ लोगों ने रखा हुआ है वैसे, लेकिन वो पूरा पैच लगता है बालों का, एक बाल लगता नहीं, उन्होंने ऐसे किया होता कि वो फिर मसलन 1000 ग्राफ्ट लगा है, जी जी, ठीक है, तो वो फिर उन्होंने पर ग्राफ्ट के हिसाब से पैसे लेते हैं। अच्छा 30 रुपीस पर ग्राफ्ट, ये डिपेंड करता है। और पूछे सना, अच्छा ये वो है वो स्क्वायर मीटर उस तरह वाला सीन होता है? नहीं, मसलन हमने अगर FUE पे आते हैं जो लेटेस्ट है आजकल के, एक बाल निकालते हैं, एक फॉलिकल, बस फर्क किया कि 8 घंटे में 1000 निकले हैं, हमने इधर निकाले। आप 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, उन्होंने फिर रेट तय किया होता है कि जी 60 रुपये। तो वो घंटों का भी कुछ हिसाब होता है? हाँ जी, घंटों का भी कुछ हिसाब नहीं, अच्छा बालों का ही होता है। ओके सही। सना, क्लोजिंग में आप क्या कोई अच्छी टिप बालों के लिए देना? जो बिल्किस आपा ने वैसे मेरे कहने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ योर ड्रग। ओके, अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे, आप अपने खाने पीने की रूटीन अच्छी कर लेंगे, तो उससे फिर आप एक अच्छा ऑल राइट। यानी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत डिपेंड करता है, खाने पीने की रूटीन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सना आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और बहुत शुक्रिया बिल्किस आपा आपका, क्योंकि आपने बड़ी मुफीद टोटके दिए। इनमें से 2 मैंने लिख लिए हैं, वो मैं खुद भी आजमा और फिर मैं आपको बताऊंगी भी सही कि मुझे उसका रिजल्ट मिला। तो वैसे हमारी ख्वाहिश है बिल्किस आपा कि आप लाहौर आए, हमारे साथ स्टूडियो में बैठे, यहाँ ज्यादा मजा आएगा गपशप करने का। अब ख्वाहिश तो हमने इजहार 2-3 दफा कर दिया, अब आप ये बताएं कब आ रही हैं लाहौर आप? थर्सडे को, मैं थर्सडे को आप लोग के साथ हूँ, 21-22 मैं लाहौर में हूँ, और मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, आप डॉक्टर साहब से एक बाल के लिए कह रहे, 2000 बाल मैं आपके उगा दूंगी। तेल और शैम्पू वगैरह मैं आपको दे दूंगी। चले, अच्छा फिर बड़ी बेचैनी से इंतजार रहेगा आपका। आपका ख्याल रखें आप, और बहुत शुक्रिया आपका। इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। बिल्कुल, कल संडे है, भरपूर इंजॉय करें अपने इस वीकेंड को। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।